हेलो एवरीवन, नमस्कार। योगेश चंद्र शुक्ला नाम है हमारा। बहुत स्वागत है आज के इस अमेजिंग सेशन पे। और इस शॉर्ट से आज हम बात करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी का सबसे कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट जिसका नाम है संवाहक। हमें इस पे बारे में बात करनी होगी और हमें इसे समझना होगा कि असल में संवाहक होते क्या हैं और इसकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, और एक कम शब्दों में हम संवाहक के विषय में हम क्या जान सकते हैं कि संवाहक कौन होते हैं, क्या करते हैं, संवाहक से हम कैसे मटेरियल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में कभी कभी इसे वर्ण योग्य चिन्ह भी कहते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस टॉपिक में कॉम्प्लिकेटेड है। हम इस टॉपिक पर एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि संवाहक क्या होता है और संवाहक की खोज कैसे हुई थी। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये होती है कि बायोटेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा उद्देश्य यह होता है कि हमें किसी दूसरे जीव के डीएनए को किसी दूसरे जीव के डीएनए में डालना होता है और वहां उन लक्षणों की प्राप्ति करनी होती है। पॉइंट समझ में आ गया? ओके। ऐसे में हमें इस डीएनए को दूसरी कोशिका के अंदर, जैसे एग्जांपल के लिए मुझे इंसुलिन बनाना है तो इंसुलिन मेरा डीएनए बनाता है, ठीक है। अब मैं इंसुलिन नहीं बना पा रहा हूं तो मैं अपना इंसुलिन किसी और से बनवाऊंगा, है ना। बायोटेक्नोलॉजी से ये कार्यक्रम हो सकता है। तो मैं जब अपना इंसुलिन किसी और से बनवाऊंगा तो मुझे अपना डीएनए देना पड़ेगा, क्योंकि ये तो मेरी क्वालिटी है, मेरे लक्षण है कि मैं इंसुलिन बना सकता हूं। तो मैं अपना डीएनए किसी दूसरे जीव में, और किस पे आसानी से कर सकते हैं तो जीवाणुओं पे हम ये एक्सपेरिमेंट बहुत आसानी से कर सकते थे। इसलिए मुझे अपना डीएनए जीवाणु, जिसमें से खासकर ई कोलाई जो फेमस है, उसमें डालना होता है। अब मुझे अपना डीएनए उसमें डालना है तो मुझे डीएनए से पकड़ के फेंक नहीं सकता। मुझे कुछ वाहक चाहिए जो ऑलरेडी डीएनए ले जाने में माहिर हैं, जो ऑलरेडी डीएनए ले जा सकते हैं। हालांकि उनकी जरूरत जो डीएनए ले जाने की थी वो कुछ और थी, लेकिन चूंकि डीएनए को ले जा रहा था तो हमने उसको पहचाना और उस पे अब हम अपने डीएनए को भी ट्रांसफर कर सकें। तो वो है व्हीकल ऑफ डीएनए। ये वही व्हीकल है जो डीएनए को ले जाएगा, ये वाहक कहलाता है। ये पहली चीज हो गई। अब सवाल आता है कि हमें पहली बार, अब ये जो प्राकृतिक तरीके हैं, वाहक की खोज कैसे हुई, वाहक को हम कैसे पहचानते हैं कि वाहक कौन होगा। तो देखो यार, सबसे पहले चीज क्या हुआ कि कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे होते थे कि डीएनए को आखिर कौन ले जा सकता है। तो सबसे पहली खोज शुरू हुई प्लाज्मिड से। प्लाज्मिड, अब ये क्या चीज होती है? प्लाज्मिड एक चीज होती है बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया के पास दो प्रकार का डीएनए होता है, एक उसका खुद का डीएनए और एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, गोल गोल एक डीएनए है, वो प्लाज्मिड था। प्लाज्मिड के अंदर कुछ क्वालिटीज होती हैं, वो क्वालिटीज जिनमें प्लाज्मिड है उनमें होती हैं, जिनमें प्लाज्मिड नहीं है उनमें प्लाज्मिड नहीं, क्वालिटीज नहीं होती हैं। किसी कारण से हमने ये देखा कि वो अपने मटेरियल को किसी दूसरे में ट्रांसफर कर सकता है। प्लाज्मिड अपने लक्षणों को किसी एक जीव से दूसरे जीव में ट्रांसफर कर सकता है। तो हमने ये देखा कि यदि ये अपना आनुवांशिक पदार्थ को वहां ट्रांसफर कर सकता है तो यार ये हमारा डीएनए भी ले जा सकता है। सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर वो अपने डीएनए को लेकर जा रहा है तो अब हम उसमें थोड़ा काट छांट कर दें तो हमारा डीएनए भी ले जाएगा। सीधी सी बात है, कोई जा ही रहा है शहर तक तो हमारा कुछ सामान भी छोड़ता हुआ आएगा। यही एक सिद्धांत था जो वाहक की खोज के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता था, ठीक है। अब इस पे अभी तक मैंने आपको कहानियां बताई हैं। अब मैं स्टार्ट करता हूं यहां पे बेसिक कॉन्सेप्ट कि क्यों इनकी खोज शुरू हुई। तो चूंकि संवाहक को समझाने से पहले मैं आपको बताऊं कि संवाहक किसके लिए हम उपयोग करते हैं और क्यों उपयोग करते हैं। तो थोड़ी बात करते हैं कि संवाहक है क्या, फिर बाद में हम बात करेंगे कि संवाहक ही क्यों, यही लोग संवाहक क्यों हैं और इसी का उपयोग क्यों किया, आखिर ये हमारे डीएनए को क्यों ले जा रहा है। देखो, सबसे पहली बात, अगर हम सिर्फ जीवाणु की बात करें तो जीवाणुओं में हम खासकर जीवाणु के लिए वाहक जीवाणु के लिए अगर हम डीएनए वाहक खोजने की कोशिश करेंगे तो हमें दो लोग दिखाई देंगे। एक तो सबसे पहले दिखाई देता है जीवाणु भोजी। आप अभी थोड़ी देर में ही समझ जाएंगे कि आखिर इनको ही वाहक क्यों लिया गया, बाकी लोग क्यों वाहक नहीं होते। दूसरा जीवाणु भोजी के बाद में आपके पास में आ सकता है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड ये भी एक प्रकार का वाहक ही होता है। क्यों होता है बताता हूं ना, 2 मिनट अभी। सेकेंड पॉइंट, अगर आप पौधों के लिए कोई वाहक यूज कर रहे थे, सबसे पहली बात पौधों का वाहक, तो पौधों का जो वाहक होगा उसके लिए हमने एक वर्ड यूज किया था जिसका नाम था एग्रोबैक्टीरियम। सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखनी पड़ेगी ही, बैक्टीरियम, सॉरी एग्रोबैक्टीरियम, ये एक नाम आ गया एग्रोबैक्टीरियम, और इसी का आगे का नाम है ट्यूमिनीफेशियन। याद रखिएगा यह एक जीवाणु है,
ट्यूमनिफेशन, ये एक जीवाणु है, इसको हम वाहक की तरह उपयोग करते हैं। इसका उपयोग करके मैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमनिफेशन, अभी नाम याद रखना, इसके अंदर एक प्लाज्मिड होता है जिसका नाम टीआई प्लाज्मिड है। असल में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमनिफेशन जीवाणु का नाम है, उसके अंदर जो प्लाज्मिड है उसका नाम ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है। ठीक है। तीसरा, अगर हम जंतुओं के लिए बात कर रहे हैं, अगर हम जंतुओं में डालेंगे जंतुओं का वाहक, तो आप जंतुओं के वाहक की अगर आप बात करने वाले हैं तो जंतुओं के वाहक के लिए हम लोग यूज करते हैं एक पश्च विषाणु, पश्च विषाणु जिसका नाम होता है पश्च विषाणु, ये एक नाम होते हैं। अब सवाल आता है कि बेटा यही हम क्यों यूज करते हैं, इनके पीछे रीजन क्या है बताने का। सुनो, सबसे पहली बात, सबसे पहले जीवाणु के लिए जीवाणु भोजी संवाहक है, ये क्यों लेकर जा रहा है, इसके पहले एक प्राकृतिक रीजन जानना जरूरी है कि यही क्यों वाहक है। देखो, जीवाणु भोजी यह एक प्रकार के वायरस है, कंफ्यूज मत होना। जीवाणु भोजी उसका नाम है क्योंकि वो जीवाणुओं को मार डालता है, जीवाणुओं का काल है, इसलिए जीवाणु भोजी, क्योंकि जीवाणुओं को खा रहा है, ऐसा कुछ हम मानते हैं। भोज करना यानी खा लेना, एक प्रकार का वायरस है। इसके अंदर क्वालिटी ये होती है कि यह अपना कुछ ना कुछ पदार्थ जीवाणु के अंदर ले जाता है, वहां अपने उस पदार्थों की संख्या बढ़ाता है, अपनी बहुत सारी संख्या बढ़ाएगा, और जब यह बहुत सारी संख्या में बढ़ाएगा तो जीवाणु मर जाता है। यह एक एक्सपेरिमेंट है जो प्रूव्ड है, और इसकी वजह से गंगा नदी में कोई जीवाणु जिंदा नहीं रह पाता, यह भी एक पॉइंट है। अब सवाल आता है कि जीवाणु के अंदर इसने अपना चीज डाला जिससे उसकी संख्या बढ़ी, डेफिनेटली वो आनुवांशिक पदार्थ ही होगा, और आनुवांशिक पदार्थ कौन है, डीएनए। तो जीवाणु भोजी अपना आनुवांशिक पदार्थ डीएनए जीवाणु के अंदर डाला, जीवाणु के अंदर उसकी संख्या बढ़ी, उसके बाद उसने जीवाणु को मार दिया। यह एक कहानी पे साइंटिस्ट का दिमाग गया और कहा कि भाई साहब, जब ये अपना डीएनए उस जीवाणु के अंदर डाला और उसकी संख्या बढ़ाई, तो क्या करते हैं कि अब इसके डीएनए को काट के हम इसकी जगह अपना डीएनए डाल देते हैं। तो क्या जब वो अपना डीएनए ले जा ही रहा था, तो आज वो हमारा डीएनए लेकर जाएगा और हमारे मर्जी के लक्षणों को भी बना लेगा। समझे मेरी बात को? इसलिए जीवाणु भोजी को लिया गया जीवाणुओं के लिए। वैसा ही प्लाज्मिड के अंदर भी था कि प्लाज्मिड क्या होता है, यह एक आनुवांशिक पदार्थ है, यह भी एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में ट्रांसफर होता है, यह भी एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में ट्रांसफर होता है। और ऐसे में जब वो ट्रांसफर हो रहा होता है तो उसका लक्षण भी हमें, जब वो ट्रांसफर हो ही रहा है तो एक काम करते हैं यार, तुम तो जा ही रहे हो, हम तुम में परिवर्तन कर देते हैं, तुम उसमें चले जाना और हमारा डीएनए भी लेकर चला जाना। ये जीवाणु भोजी इसके साथ प्लाज्मिड के साथ हो गया। तीसरी बात, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमनिफेशन। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमनिफेशन एक ऐसा जीवाणु था, ये देखो इसके बारे में बताता हूं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमनिफेशन है, इसका खुद का यहां पर अपना डीएनए होता है और यहां पर इनके पास भी एक प्लाज्मिड होता है। लेकिन इनकी प्लाज्मिड की खास बात यह है, अच्छा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमनिफेशन की भी खास बात बताता हूं। इसकी खास बात यह है कि यह अपना जीवाणु किसी पौधे को प्रभावित करता था, पौधे की जड़ में जाता था, और वो भी द्विबीजपत्री पौधा होना चाहिए। द्विबीजपत्री पौधों में जाता था, वहां पर अपनी संख्या बढ़ाकर ट्यूमर फैलाता था। जनाब, यहां पर सवाल ये आता है कि जब भी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमनिफेशन गया होगा, ये तो झुंड में नहीं गया होगा, ये तो अकेला ही गया होगा। लेकिन अकेला जाने के बाद आज उसकी संख्या वहां पर कैसे बढ़ गई? तो संख्या बढ़ी क्योंकि ये वहां गया, अपने आनुवांशिक पदार्थ को बढ़ाया, और जब वहां पर गया ना तो वहां पर ट्यूमर फैला दिया। तो ट्यूमर फैलाने के लिए जब वहां पर ट्यूमर फैलाया, अरे सीधी सी बात है भाई कि मैं यहां से गया और वहां जाने के बाद किसी को मैंने गोली मार दी, तो मेरे पास बंदूक होना भी तो चाहिए ना। वैसे ही है कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमनिफेशन वहां गया और वहां जाकर ट्यूमर फैला दिया। तो ट्यूमर फैलाने के लिए ट्यूमर का डीएनए भी तो होना चाहिए। तो इनके पता चला कि प्लाज्मिड के किसी भाग में, प्लाज्मिड के किसी भाग में, किसी जगह पर एक डीएनए था जिसे नाम दे दिया गया, यही ट्यूमर फैलाता था, इसका नाम रख दिया गया टी डीएनए, ट्यूमर डीएनए। इसका नाम ही रख दिया गया ट्यूमर डीएनए। टी मतलब ट्यूमर, ये ट्यूमर फैलाता था, ट्यूमर डीएनए। अब चूंकि ये प्लाज्मिड ट्यूमर को फैलाने वाला प्लाज्मिड था, इसलिए इसका नाम पड़ गया, ये पूरे प्लाज्मिड का नाम पड़ गया ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। इसका नाम रख दिया गया ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। समझ गए बात को? प्लाज्मिड, सॉरी नॉट प्लास्टिड,
प्लाज्मिड। ठीक है, इसके पास में इसका नाम रख दिया गया ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। समझ आ गई बात। अब सवाल है कि ये तो ट्यूमर फैलाता था, तो ये वाहक कहां हुआ? तो सवाल यहां से आता है कि जब कल तक तुम वहां पर बीमारी फैला रहे थे, तो आज तुम हमारा डीएनए भी लेकर जाओ, इसके डीएनए को यहां से काट देंगे और काटने के बाद यहां पर कुछ नया डीएनए डाल देंगे। यहां से यहां काटेंगे और काट के नया डीएनए डाल देंगे। कमेंट सेक्शन पे मुझे जवाब बताना कि ये काटने के लिए डीएनए को हम कौन से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, कौन से एंजाइम का उपयोग करते हैं, उस एंजाइम को हम कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का कौन सा पार्ट है, क्या नाम होता है उसका। कमेंट सेक्शन पे ये जवाब बताना कि डीएनए काटते कैसे हैं। डीएनए को काटे, उसकी जगह अपना डीएनए डाले और वो पौधों में उपयोग कर सकता है। सेम टू सेम वैसा ही पश्च विषाणु रेस्ट्रोवायरस है। यह भी जंतुओं में कैंसर फैलाने के लिए जाना जाता है। कैंसर फैलाने के लिए इसे आना होगा, अपनी संख्या बढ़ानी होगी, और जब ये आएगा अपनी संख्या बढ़ाएगा, इसका मतलब है वो आनुवांशिक पदार्थ को भी लाएगा, और जब वो आनुवांशिक पदार्थ को लेकर आएगा, इसका सीधा सा मतलब है कि अब हम उसकी जगह कुछ वांछित जीन को भी ऐड कर सकते हैं। तो सवाल सीधा सा बेटा, हम संवाहक के लिए कुछ ही जीवों का उपयोग करते हैं, हर जीव का नहीं। रीजन ये है क्योंकि जो असल में आ रहा है हम उसी को ला सकते हैं, अपने मर्जी से किसी और को नहीं ला सकते। जो आ रहा था, जो आपदा या कोई बीमारी या कोई लक्षण लेकर आ रहा था, अब उसकी जगह हमारे मन वांछित लक्षणों को लेकर आएगा। यही होता है वाहक, यही है संवाहक, यही है वाहक। फिर किसी क्लास में, किसी पार्ट में मैं आपको समझाऊंगा कि पहला आर्टिफिशियल संवाहक और उसके अंदर हम डीएनए को कैसे डालते हैं, और वाहक में कौन कौन से गुण होने चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको आसानी से संवाहक का मतलब समझ में आया है और पौधों के लिए, जंतुओं के लिए अलग अलग जो संवाहक हैं ये समझ में आए हैं, सो लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों से कि संवाहक को बड़ी आसानी से आप इस वीडियोस में समझ सकते हैं। इसका मेन पार्ट और फिर मैं आपको डिस्कस करूंगा, अभी फिलहाल आप इन चीज़ों को डिस्कशन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, अपना बहुत ध्यान रखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों से। सारी वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें और जुड़े रहिए हमारे चैनल से। यहां पर आपको बहुत अमेजिंग सेशंस पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ध्यान रखें। बाय बाय।